नमस्कार मित्रों, हम अपने विषय में निरंतर आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम हमने राशियों के गुण स्वरूप, उनकी प्रकृति को तथा वह किसी भी मनुष्य पर क्या प्रभाव डाल सकती हैं समझा। अब हम यही ग्रहों के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम ग्रहों की दृष्टि के विषय में समझेंगे। ये एक अत्यंत ही विवादित विषय है और इसमें अनेक मतभेद हैं। शास्त्रों में आज हमने यहाँ 2 श्लोक लिखे हैं। सप्तमे द्वादशे स्थाने सही कई युते छिते ज्ञान वांश भवेद बालो बहुभाग्य यतो दक्ष। ये श्लोक होरा पराशर शास्त्र के अध्याय 30 का 38 नंबर का श्लोक है। इसमें वह राहु के बारे में कह रहे हैं कि यदि राहु लगन से सप्तम या द्वादश अर्थात 12वें स्थान पर दृष्टि डाले तो व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान और भाग्यशाली होता है। शास्त्रों में एक श्लोक ये मिला है जिसमें राहु की दृष्टि का विचार किया गया है, राहु की दृष्टि के बारे में कहा गया है। इसके अतिरिक्त होरा पराशर शास्त्र के ही दशाफल अध्याय में श्लोक है, शुभ युक्ते शुभ दृष्टे योग कारक संयुक्ते। अर्थात यदि राहु पर शुभ दृष्टि पड़े या वह शुभ ग्रह की युति में हो तो वह अपनी दशाओं में अच्छा फल करता है। अर्थात ये संभव है कि राहु और केतु, जिनको कि छाया ग्रह कहा गया या केवल एक गणितीय बिंदु माना गया, उस पर दृष्टि पड़ना संभव है। तथा राहु की दृष्टि का भी, जैसे मैंने श्लोक बताया कि जहां राहु की दृष्टि का उल्लेख आता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि शास्त्रों में कहीं भी राहु और केतु की दृष्टि का उल्लेख नहीं है। परंतु आधुनिक समय में इन दोनों की जो दृष्टियां 5, 7, 9 बताई जाती हैं, उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। किसी भी शास्त्र में निश्चित रूप से नहीं बताया गया है कि राहु और केतु की 5, 7, 9 दृष्टि है। तो यहां हमने ये आपको समझाना आवश्यक समझा कि आगे जब हम राहु और केतु की दृष्टि बताएंगे तो वह एक व्यवहारिक है कि आधुनिक काल में ये चीज व्यवहार में है। ज्योतिषगण राहु और केतु की दृष्टि मानते हैं और उससे वे फल भी प्राप्त करते हैं अपने फल कथन में, परंतु शास्त्रों में इसका कहीं विवरण नहीं मिलता। हालांकि जब हम राहु और केतु को छाया ग्रह कहते हैं तो हमको इस चीज को भी समझना आवश्यक है कि ग्रह एक मनुष्य की भांति नहीं होते। उन्हें शास्त्रों में छाया ग्रह तो बताया गया है, परंतु उनको ग्रहों में स्थान दिया गया है, उनकी दशाएं भी हैं, गोचर में भी वे स्थान रखते हैं। तो आप इसको ग्रह को केवल एक भौतिक पिंड ना माने कि वह केवल एक बिंदु है या छाया ग्रह है। आप उसके प्रभाव को समझने का प्रयास करें। अगर हम बृहत पराशर होरा में भी देखें तो राहु का जो शरीर बताया गया वह नीले रंग का है और राहु एक वृहद आकार के शरीर वाला जिसका रंग नीला है। केतु के शरीर का रंग धुएं जैसा है। फल दीपिका में भी राहु और केतु को धुएं के रंग जैसा बताया गया है। तो आशा है कि आपको यह विषय स्पष्ट हो गया होगा कि किसी भी शास्त्र में बहुत स्पष्ट रूप से राहु और केतु की दृष्टियों का उल्लेख नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि कहीं उसका उल्लेख आया ही नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि राहु और केतु की 5, 7, 9 ये दृष्टियां किसी भी शास्त्र में नहीं बताई गई हैं, परंतु आजकल हम व्यवहारिक रूप से इसको मानते हैं और अपने फल कथन में इसका उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में दृष्टि के बारे में जो बताया गया है, शास्त्रों में दृष्टि चक्र दिया गया है कि प्रत्येक ग्रह को, सर्वप्रथम हम सूर्य को समझ लेते हैं। सर्वप्रथम प्रत्येक ग्रह की त्रिपाद अर्थात आप समझ लीजिए 75%, यानी 3/4 दृष्टि, आधी अर्थात 50% और चौथाई
अर्थात 25%। अर्थात ग्रह जहां भी स्थित होगा वहां से, सूर्य को यहां लिख लेते हैं, क्षमा करें, पूर्ण दृष्टि, 3/4 दृष्टि, आधी दृष्टि और चौथाई दृष्टि। तो यदि सूर्य की पूर्ण दृष्टि देखें तो 7 होती है, यानी सूर्य जहां कुंडली में जिस भाव में स्थित है उससे 7वें भाव में उनकी पूर्ण दृष्टि होगी। और त्रिपाद अर्थात चौथी और 8वीं दृष्टि, इसको त्रिपाद या 75 दृष्टि हम कह सकते हैं। ये जहां सूर्य स्थित होंगे वहां से चौथे और 8वें भाव में होगी। आधी दृष्टि अर्थात 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। आधी दृष्टि किन भाव में होगी? अपने से 5वें भाव पे और 9वें भाव पे। और चौथाई दृष्टि होगी अपने से 3रे और 10वें। शास्त्रों में जो दृष्टि चक्र बताया गया है ना, इसको हम लिख लेते हैं, ये दृष्टि चक्र है ग्रहों का, ग्रह दृष्टि चक्र। अर्थात ग्रह जहां स्थित है वहां से 7वें भाव पे उसकी पूर्ण दृष्टि, चौथे और 8वें भाव पे 75 दृष्टि, 5वें और 9वें पे 50% और 3रे और 10वें भाव पर 25% यानी चौथाई। चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा का भी यही है, 4/8 पे 75, 5/9 पे 50% और 3 और 10 पर चौथाई यानी 25। मंगल की बात करते हैं तो मंगल को 3 पूर्ण दृष्टि दी गई है। कौन कौन सी? 7 तो है ही, इसके अतिरिक्त 4 और 8 ये दृष्टि भी मंगल को पूर्ण दृष्टि दी गई है। अर्थात मंगल जहां स्थित होंगे वहां से 7वें, चौथे और 8वें भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो उनको ये त्रिपाद दृष्टि यानी 3/4 अर्थात 75 वाली दृष्टि नहीं है, ये उनकी पूर्ण दृष्टि है। आधी दृष्टि वो 5 और 9 पर डालेंगे और चौथाई दृष्टि 3 और 10 पर डालेंगे। अब हम बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध की 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि होगी 7वें भाव पर, 75% होगी चौथे और 8वें भाव पर, 50% होगी 5 और 9th भाव पर, और चौथाई दृष्टि होगी 3 और 10वें भाव पर। यानी जहां वो स्थित होंगे वहां से हमें इनके देखना है। तो हमने ये 4 ग्रहों का समझ लिया कि इनकी क्या क्या दृष्टि है। इसमें केवल मंगल है जिनको 3 पूर्ण दृष्टि है, 7, 4 और 8। चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर अगले ग्रहों का बताएंगे। बुध तक हम देख चुके हैं। बुध के बाद आते हैं बृहस्पति अर्थात गुरु। तो गुरु को भी 3 पूर्ण दृष्टि दी गई है। वो कौन कौन सी है? 7वीं तो है ही सभी की, उनकी 5 और 9 भी पूर्ण दृष्टि है, यानी वो अपने से 5वें और 9वें भाव में पूर्ण दृष्टि डालते हैं। और 3/4 अपने से चौथे और 8वें में। 50% तो दृष्टि उनकी है ही नहीं क्योंकि ये पूर्ण दृष्टि हो गई। और चौथाई दृष्टि उनकी भी 3 और 10वें भाव पर, 3रे और 10वें भाव पर। अब शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र की पूर्ण दृष्टि वही 7। प्रत्येक ग्रह की पूर्ण दृष्टि तो होती ही है, जो ऑप्शन से 7वें भाव पर होती है। अब त्रिपाद यानी 75% चौथे और 8वें भाव पर, आधी दृष्टि 5वें और 9वें भाव पर, और चौथाई दृष्टि 3रे और 10वें भाव पर। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि को भी 3 पूर्ण दृष्टि दी गई है। 7वीं तो होती ही है, इसके अतिरिक्त 3री और 10वीं, ये इनकी पूर्ण दृष्टि है। इसके अतिरिक्त 75 दृष्टि चौथे और 8वें भाव पर, और 50% वाली दृष्टि 5वें और 9वें भाव पर। चौथाई इनकी दृष्टि नहीं होती क्योंकि जो चौथाई दृष्टि है वो इनकी पूर्ण दृष्टि है। तो हमने ये 7 ग्रहों को यहां समझ लिया। अब यहाँ राहु और केतु को भी समझ लेते हैं, लेकिन राहु और केतु के विषय में शास्त्रों में कुछ भी नहीं है। उनकी
अगर हम यहाँ मान लें तो राहु और केतु, इनकी तीन ही दृष्टि बताई गई और तीनों ही पूर्ण बताई गई। अब ये नहीं कह सकते कि 75% या आधी बताई गई है, क्योंकि इसका कहीं विवरण नहीं मिलता। लेकिन आधुनिक काल में व्यवहारिक तौर पर सभी इसका उपयोग करते हैं। वह दृष्टि है 5, 7, 9, यानी 5, 7, 9, 5, 7 और 9। अर्थात ये जहां भी बैठे होंगे वहां से 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ये हमने आपको चक्र बताया, दृष्टि चक्र, जो कि शास्त्रों में इसका उल्लेख है। परंतु हम व्यवहारिक तौर पर आधुनिक काल में जब हम फल कथन करते हैं तो जो व्यवहारिक तौर पर प्रचलन में है और जिसको सभी ज्योतिषगण उपयोग में लाते हैं, हालांकि राहु और केतु के विषय में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने उनकी 7वीं दृष्टि का उल्लेख मिलता है, परंतु 5वीं और 9वीं का तो कोई आधार कहीं नहीं मिलता। तो जो व्यवहारिक तौर पर दृष्टियां मानते हैं वो मानते हैं सूर्य की 7वीं और पूर्ण दृष्टि ही मानते हैं। इसमें हम त्रिपाद आदि या चौथाई का उपयोग नहीं करते। चंद्रमा की भी 7, मंगल की आपको पता है 4, 7 और 8, ये तीनों पूर्ण दृष्टि है। बुध की केवल 7 है, गुरु की 5, 7, 9, ये तीनों पूर्ण दृष्टि है। शुक्र की केवल 7 है और शनि की 3, 7 और 10, ये तीनों पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। व्यवहारिक तौर पर इन्हीं दृष्टियों का उपयोग हम करते हैं। राहु और केतु के विषय में हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि तो पूर्ण होती है, वो प्रत्येक ग्रह की होती है। उसके अतिरिक्त मंगल को 2 अन्य दृष्टि दी गई है और गुरु को 2 अन्य दृष्टि दी गई है और शनि को 2 अन्य दृष्टि दी गई है। अब इसका शास्त्रीय आधार क्या है, इन तीनों को ये अलग अलग दृष्टियां क्यों दी गई हैं, तो आइए समझ लेते हैं। इसी के साथ थोड़ा थोड़ा आप भावों को और कुंडलियों को भी समझना प्रारंभ करेंगे। हमने पूर्व में भी कुंडली बनाकर आपको, क्षमा करें पेन थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 सेकंड का समय दें। हमने कुंडली बना ली, हमको पता है कुंडली के 12 भाव होते हैं। हमने पूर्व की क्लास में आपको बताया था कि मंगल क्या है, सेनापति। सेनापति का क्या कार्य होता है कि राज्य की जमीन, राजा के सुख और उसकी आयु की जिम्मेदारी उसकी होती है, उसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो चौथे भाव से हम सुख भी देखते हैं और संपत्ति भी देखते हैं, भूमि भी देखते हैं। तो एक सेनापति का कार्य होता है राजा के सुख, संपत्ति, भूमि की रक्षा करना। तो मंगल की दृष्टि चौथी। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को दी जाती है। आपको पता है 7वें भाव से हम जाया अर्थात अपने जीवन साथी को देखते हैं। तो ये माना जाता है कि 7वीं दृष्टि इसलिए दी जाती है प्रत्येक ग्रह को कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अपने जीवन साथी को देखना, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। तो एक ये भी आधार है कि 7वीं दृष्टि हर ग्रह अपने से 7वें भाव को देखता है। परंतु मंगल चौथे को क्यों देखता है, क्योंकि मंगल सेनापति है और उनका कार्य है राजा की सुख, संपत्ति और भूमि की रक्षा करना। 8वें भाव से हम आयु का विचार करते हैं। तो राजा की आयु यानी राजा के जीवन की रक्षा करना भी किसका कार्य है, सेनापति का। इसलिए मंगल को 7 के साथ साथ 4 और 8 दृष्टि दी गई। हमने आपको बताया था कि गुरु मंत्री हैं और ऐसे मंत्री हैं जिनका कार्य विशेष रूप से क्या है, धर्म और ज्ञान की रक्षा करना। तो 5वें भाव से हम ज्ञान को देखते हैं और 9वें भाव से हम धर्म को देखते हैं। तो गुरु चूंकि एक मंत्री है जिनका कार्य है ज्ञान और धर्म की वृद्धि करना, रक्षा करना, इसलिए गुरु को 5वीं और 9वीं दृष्टि दी गई पूर्ण। अब हम शनि की बात कर लेते हैं। 3रे भाव से हम पराक्रम को देखते हैं और 10वें भाव से हम कर्म को देखते हैं, राज्य को देखते हैं।
तो शनि को हमने बताया था सेवक, सेवक का कार्य अपने पराक्रम से, पराक्रम पर दृष्टि रखना, और राज्य और कर्म, राज्य का कर्म करना। तो सेवक का कार्य पराक्रम के साथ कर्म करना, इसलिए शनि को तीसरी और 10वीं पूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। तो इस प्रकार हम समझे कि मंगल, गुरु और शनि को दो दो दृष्टि पूर्ण रूप से क्यों दी गई। अब हमने समझ लिया कि ग्रहों की ये दृष्टियां होती हैं। अब इसका कुंडली में क्या उपयोग है। कुंडली के उपयोग के लिए फिर एक कुंडली बनाएंगे। एक कुंडली का और निर्माण करते हैं और उसमें देखते हैं कि ग्रह की दृष्टि किस प्रकार देखी जाती है। मान लीजिए कुंडली है। अब इस कुंडली में ग्रह हम स्थापित कर देते हैं। अभी राशि स्थापित नहीं कर रहे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, या चलिए कर ही लेते हैं। मान लीजिए ये धनु लग्न की कुंडली बना लेते हैं। 1 2 3 4 6 7 और 8। सर्वप्रथम हमने सूर्य को स्थापित किया। अब यहाँ हम चंद्रमा को स्थापित कर लेते हैं, यहाँ हम बुध को स्थापित कर लेते हैं, यहाँ हम शनिदेव को करेंगे, यहाँ हम गुरु को कर लेते हैं, यहाँ हम मंगल को कर लेते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शुक्र को हम यहाँ स्थापित कर लेते हैं, और राहु और केतु, राहु और केतु दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर हमेशा होते हैं। तो कुंडली में हमेशा वो एक दूसरे सप्तम भाव में होंगे, सामने होंगे। अब हम जानते हैं कि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, तो कैसे गिनेंगे। हमने आपको बताया है कि कुंडली में भाव गिने या राशि गिने, गिनती वहीं से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सामने जो भाव होता है वो 7वां भाव होता है। तो सूर्य की दृष्टि किस पर पड़ रही है, शुक्र पर पड़ रही है और सप्तम भाव में पड़ रही है। चंद्रमा की दृष्टि बिल्कुल सामने 7वें भाव पर, 7वें भाव पर और बुध पर, क्योंकि जब भी आप किसी स्थान पर अगर देखते हैं तो जो स्थान पर वस्तु अगर कोई होगी तो उस पर भी तो आपकी दृष्टि जाएगी। मंगल ठीक सामने अष्टम भाव पर देख रहे हैं, लेकिन मंगल की 3 दृष्टि है। तो 1 2 3 4, चौथे भाव से वो गुरु को देख रहे हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव से इस भाव को देख रहे हैं और अष्टम दृष्टि से वो अपनी शनि को और नवम भाव को देख रहे हैं। बुध की एक ही दृष्टि है जो बिल्कुल सामने, अर्थात बुध चंद्रमा और 10म भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति की भी 3 दृष्टि हैं, 1 2 3 4 5, यानी वो शनि और नवम भाव को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। यहां से आप गिनेंगे तो यहां तक 9 आएगा। शुक्र की केवल एक दृष्टि है, वह सामने देख रहे हैं सूर्य को और लगन को। शनि की भी 3 दृष्टि होती है, तो 1 2 3, अर्थात शनि 11वें भाव को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, और 10वीं दृष्टि से या राहु और 6ठे भाव को देख रहे हैं। इसी प्रकार हम राहु केतु को भी ले लेंगे। राहु अपनी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 यहां देख रहे हैं 10म भाव में, 7वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं। उसी प्रकार केतु 5वीं दृष्टि से यहां देखेंगे, 7वीं दृष्टि से यहां देखेंगे और 9वीं दृष्टि से यहां देखेंगे। तो हम ये तो समझ गए कि ग्रहों की दृष्टि की गणना हम कुंडली में कैसे करते हैं। अब विषय आता है कि इस दृष्टि का प्रभाव क्या है। देखिए, शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होगी, अर्थात वो शुभता को बढ़ाएगी। शुभ ग्रह की दृष्टि जहां भी पड़ेगी उस भाव को, उस भाव के कार तत्वों को, अब थोड़ा सा ज्योतिष शब्द भी समझ लीजिए, कार तत्वों का अर्थ होगा वह फल जो हमें उस भाव से मिलते हैं, यानी उन कार तत्वों की वृद्धि कर देगी, उन फलों की वृद्धि कर देगी।
साथ ही जिस ग्रह पर भी वो दृष्टि पड़ रही है उस ग्रह को भी बलवान कर देगी और उस ग्रह के फलों में भी वृद्धि कर देगी। इसके ठीक विपरीत यदि अशुभ ग्रह कहीं देख रहा है तो वह क्या करेगा, उस भाव के कार तत्वों की हानि करेगा। जिस ग्रह को वो देख रहा है उस ग्रह के कार तत्वों की हानि करेगा। क्योंकि इसे अगर इंसानों के रूप में समझे, यदि कोई सीधा सज्जन पुरुष है तो उसकी दृष्टि में भी सज्जनता होगी, और यदि कोई कुटिल पुरुष है, बदमाश है, तो उसकी दृष्टि में भी वही कुटिलता होगी। परंतु यहां हमें एक विशेष बात का अवश्य ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति कितना भी कुटिल हो, कितना भी बुरा हो, वह कभी अपना घर खराब नहीं करता। तो यदि अशुभ ग्रह है और उसकी दृष्टि अपने घर पर है, अब अपना घर का कैसे निर्धारण होगा, राशियों से। जैसे सूर्य की राशि कहां स्थित है, यहां। यदि यहां सूर्य की दृष्टि जाती, मान लेते हम सूर्य यहां होते, यहां ना होके सूर्य यहां है, तो सूर्य की पूर्ण दृष्टि कहां जा रही है, यहां। तो सूर्य 5 नंबर की राशि सिंह उनकी अपनी राशि है, यानी इस कुंडली में सूर्य का घर कौन सा है, ये। अब सूर्य यहां अपने घर को देख रहे हैं, तो वो इस भाव के कार तत्वों को अर्थात इस भाव के फलों की हानि नहीं करेंगे, बल्कि और वृद्धि कर देंगे। परंतु साथ ही वो शनि को देख रहे हैं, तो शनि के कार तत्वों की हानि अवश्य कर देंगे। इसके विपरीत देखिए, शनि भी यहां से यहां देख रहे हैं, यहाँ 11 नंबर की राशि है जो कुंभ है। अब कुंभ शनि की अपनी राशि है, तो शनि इस भाव की कोई हानि नहीं करेंगे क्योंकि ये शनि का अपना भाव हो गया। हालांकि सूर्य की जो उनको हानि करनी है वह कर देंगे। इसी प्रकार मंगल यहाँ देखें तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, जहां मेष राशि है, और मेष राशि मंगल की स्वयं की राशि है, तो ये उनका ये इस कुंडली में अपना भाव हो गया, तो वह इस भाव की हानि नहीं करेंगे। हाँ, गुरु की जो हानि कर सकते हैं करेंगे। इसी प्रकार हम बुध को देखें, बुध की यहाँ कन्या राशि स्थित है, तो वैसे तो इस कुंडली में बुध शुभ है क्योंकि वह अकेले बैठे हैं, तो उनकी दृष्टि शुभ है, अपने भाव की वृद्धि कर देंगे। चंद्रमा के कार तत्वों में भी वृद्धि कर देंगे क्योंकि शुभ बुध की दृष्टि उन पर पड़ रही है। तो हम ये समझे कि शुभ ग्रहों की दृष्टि से भाव को और ग्रह को बल मिलता है, अशुभ दृष्टि से भाव की हानि होती है, ग्रह की भी हानि होती है। परंतु यदि भाव स्वयं अशुभ ग्रह का है तो वह अपने घर को बलवान ही करेगा, उसके कार तत्वों की वृद्धि ही करेगा, हानि नहीं करेगा। अब यहाँ एक अन्य विषय आता है जिसको कि आधुनिक काल में बहुत से आचार्यों द्वारा भुला दिया गया है, और इसीलिए जब हम कोई गणना करते हैं या फल कथन करते हैं तो सत्य प्रतीत क्यों नहीं होता, उसमें कमी क्यों रह जाती है, क्योंकि हम एक विषय भूल जाते हैं, और वो विषय हमने आपको पूर्व में भी बताया था और उसे कभी नहीं भूलना है। वह है काल पुरुष की जन्म पत्रिका। काल पुरुष जिन्हें कहीं कहीं भगवान शिव या लोग कह देते हैं भगवान विष्णु की कुंडली है, परंतु ये काल की कुंडली है, काल अर्थात समय, और ये मेष लगन की कुंडली है। इसको हमें कभी नहीं भूलना है। प्रत्येक व्यक्ति पर समय का प्रभाव होता ही है, उसकी अपनी कुंडली का भी प्रभाव होगा, लेकिन साथ साथ काल का भी प्रभाव होता है। इसलिए जब हम दृष्टियों में देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव की हानि कर रहा है, तो मंगल यदि किसी भी कुंडली में, मान लेते हैं और कुंडली बना लेते हैं, एक कुंडली हम अलग लगन की बना लेते हैं, यहां मान लीजिए हमने कन्या लगन बना लिया, यार अब हमने कन्या लगन की कुंडली बना ली। अब मंगल यहां बैठे हैं इसमें, मान लीजिए मंगल यहां है, मंगल यहां अपनी सप्तम दृष्टि से यहां देख रहे हैं जहां उनकी मेष राशि है, जहां उनकी मेष राशि है। तो चलिए इस विषय को यहाँ हटा देते हैं, ये क्योंकि ये तो इनका अपना ही भाव हो गया। चलिए मंगल को अब यहां ना बैठा के हम मंगल को, या इसमें हमको, चलिए ऐसे समझ लेते हैं, मंगल यहां बैठे हैं। अब मंगल यहां बैठ के क्या करेंगे, अपनी सातवीं दृष्टि कहां डालेंगे,
यहाँ कन्या राशि पर, और चौथी दृष्टि कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ भी कन्या राशि पर, और 8वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे, यहाँ, जहां 7 नंबर की राशि लिखी है। तो राशियां, दृष्टि तो उनकी 3 है, और मंगल एक अशुभ ग्रह है, परंतु मंगल इस भाव की तो हानि करेंगे, इस भाव की हानि करेंगे, इस भाव की हानि कम करेंगे, कर सकते हैं लेकिन कम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये भाव काल पुरुष की कुंडली में उनका अपना है। यहाँ उनकी मेष राशि है काल पुरुष की कुंडली में, तो काल पुरुष की कुंडली को कभी भी नहीं भूलना है। अब मान लीजिए शनि यहां है, और शनि यहां से कहां देख रहे हैं, यहां सप्तम दृष्टि से, तो क्या वह इस भाव की हानि करेंगे? करेंगे, लेकिन अन्य भाव की अपेक्षा कम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर, यानी काल पुरुष की कुंडली में 10म भाव के स्वामी कौन है? देखिए स्वामी कौन होता है? जिस भाव में जिस ग्रह की राशि है वह उस भाव का स्वामी कहलाता है हर कुंडली में। तो काल पुरुष की कुंडली में 10म भाव के स्वामी शनि हैं, यानी काल पुरुष की कुंडली में ये उनका अपना घर है। तो जब वे इस घर की हानि करेंगे इस कुंडली में, तो वे ये अवश्य ध्यान रखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में ये घर मेरा ही है। तो काल पुरुष की कुंडली को हमें कभी भी नहीं भूलना है। कितना भी अशुभ ग्रह हो अपने घर को खराब नहीं करता। तो हम समझे कि मंगल कभी लगन की हानि नहीं करेंगे उतनी, मंगल अष्टम भाव की भी हानि उतनी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों घर काल पुरुष की कुंडली में उनके अपने हैं। अशुभ ग्रहों में सूर्य है, सूर्य पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, किसी भी लगन की कुंडली हो तो वह उसकी उतनी हानि नहीं करेंगे जितनी अन्य भावों की कर देते हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली है पंचम भाव सूर्य का है। शनि कभी भी 11वें भाव की उतनी हानि नहीं करेंगे, किसी भी कुंडली में राशि कोई भी लिखी हो, यहाँ राशि कोई भी लिखी हो। क्यों? क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में उनका अपना भाव है। हाँ, यहाँ यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसकी वो उतनी ही हानि करेंगे जितनी वो करते हैं। तो हमको आगे युति का भी, स्थिति का भी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें काल पुरुष की कुंडली का देखना है कि मंगल किसी कुंडली में कहीं भी स्थित हो, वह लगन का और अष्टम भाव का फल कर सकते हैं अपनी दशाओं में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो लगन के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। शनि किसी की कुंडली में कहीं भी स्थित हो, वह उसके 10म और 11वें भाव का फल कर सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10म और 11 भाव के स्वामी शनि है। शुक्र कुंडली में कहीं भी स्थित हो किसी की, वो दूसरे और 7वें भाव का फल कर सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दूसरे और 7वें भाव के स्वामी शुक्र है। तो जब भी यदि हम विषय को इस तरीके से समझेंगे तो हमारे फल कथन में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वही है कि हमको नियम से पढ़ना है, किसी भी चीज को निरर्थक समझ के नहीं छोड़ देना है। हमने पूर्व में भी आपको काल पुरुष की कुंडली के बारे में बताया था, अब आपको कितना याद उसमें है या नहीं है, लेकिन आज हमने पुनः इस विषय को दोहरा दिया, और आगे भी सभी विषयों को इसी प्रकार वो बार बार सामने आते रहेंगे, बार बार रिवीजन होता रहेगा। तो बस नियम से हमारे साथ बने रहिए, और ये ज्योतिष सीखने की यात्रा इसी तरह से चलती रहे। आप लोग यदि सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, तो वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सकती है जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं। नमस्कार, धन्यवाद।